विज्ञान कहता है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के लाखों साल के इतिहास में कॉकरोच सबसे ढीठ, सबसे जिद्दी और सबसे शानदार सर्वाइवर रहा है। डायनासोर आए और चले गए, हिमयोग आया और पिघल गया, लेकिन कॉकरोचेस टिके रहे। बायोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर आज धरती पर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, न्यूक्लियर प्रलय आ जाए और सब कुछ भस्म हो जाए, तब भी धुएं और मलबे के बीच किसी ना किसी गहरी दरार से एक कॉकरोच अपने एंटीना हिलाता हुआ जिंदा बाहर निकल ही आएगा। अब जरा विज्ञान की किताबों से बाहर निकलिए और आज के भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवोल्यूशन को देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास और नौकरी पेशा युवा की हैसियत भी ठीक इसी कॉकरोच जैसी हो गई है? इकोनॉमी में ग्लोबल मंदी का न्यूक्लियर बम फटे, महंगाई और पेट्रोल की कीमतों का रेडिएशन फैले, रोजगार के बाजार में भयानक सूखा पड़े या फिर टैक्स के नए नए स्लैब्स का जहर छिड़का जाए, ये आम आदमी किसी ना किसी तरह सरवाइव कर ही लेता है। वो अपनी ईएमआई का भारी भरकम बोझ अपनी पीठ पर लादता है, खचाखच भरी लोकल ट्रेन या मेट्रो के दरवाजे पर लटकता है और अगले दिन सुबह ठीक 9 बजे अपने बॉस की डांट खाने के लिए हाजिर हो जाता है। लेकिन इस सर्वाइवल की एक कीमत है, डिग्निटी, यानी आत्मसम्मान का रोजाना कुचला जाना। जब सिस्टम के टॉप फ्लोर पर बैठे नीति निर्माता इकोनॉमी को सुधारने के नाम पर ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी खर्च में कटौती का फरमान सुनाते हैं, तो वो कटौती कहां होती है? क्या वीवीआईपी नेताओं के काफिले में चलने वाली करोड़ों की गाड़ियां कम होती हैं? क्या सेंट्रल विस्टा जैसे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर एक दिन के लिए भी काम रुकता है? क्या सरकारी विज्ञापनों के बजट में 1 रुपए की भी कमी आती है? बिल्कुल नहीं। इस किफायत और त्याग का सारा बोझ सीधे उसी आम आदमी की जेब पर डाल दिया जाता है। उसकी सेविंग्स पर ब्याज दरें गिरा दी जाती हैं, उसके ईपीएफ पर कैंची चला दी जाती है और उसे यह बताया जाता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए उसे यह कड़वा घूंट पीना ही होगा। और इस सब के बाद जब देश की सबसे बड़ी अदालत से, भले ही उसका संदर्भ जो भी रहा हो, आम लोगों या युवाओं के लिए कॉकरोच और पैरासाइट यानी परजीवी जैसे शब्द उछाले जाते हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना घटती है। आज का युवा इस अपमान पर छाती नहीं पीटता, वो जंतर मंतर पर जाकर रोता भी नहीं है। इसके बजाय वो इस गाली को, इस अपमान को उठाता है और उसे अपना मेडल बना लेता है। और ठीक इसी बिंदु से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज हम बात करेंगे उस बगावत की जो सड़क की डामर पर नहीं, बल्कि आपके स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी महज एक सटायर है, 2 दिन का इंटरनेट मीम है या फिर डिजिटल रेजिस्टेंस का कोई नया धारदार हथियार, ये अभी हम नहीं जानते। ये पार्टी अभी महज एक आइडिया के रूप में शुरू हुई है। आगे इसका क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम यहां कोई भविष्यवाणी करने नहीं बैठे हैं, लेकिन इस वायरल फिनोमेना ने सत्ता, समाज और सिस्टम की दरारों को जिस तरह से बेपर्दा किया है और जो गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, उन्हें डीकोड करना आज के दौर में बेहद जरूरी है। और इस वीडियो में हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक रातों रात इंटरनेट के एक कोने से कॉकरोच जनता पार्टी का खड़ा हो जाना और महज कुछ ही दिनों में हजारों लाखों युवाओं का उससे जुड़ जाना कोई हवा हवाई बात नहीं है। इसे समझने के लिए हमें इस तथाकथित पार्टी की वेबसाइट और इसके मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र को समझना होगा। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट अभिजीत दिपके द्वारा शुरू की गई इस पार्टी के मैनिफेस्टो को जब आप खंगालेंगे, तो आपको इसमें गजब का सटायर और एक बहुत ही ठहरी हुई पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई देगी। इसकी मांगे क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। पहली मांग है रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजों के राज्यसभा जाने पर पूरी तरह रोक लगाना। दूसरी मांग है संसद या विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाए बिना मौजूदा सीटों में ही महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन तुरंत लागू करना। और तीसरी मांग दल बदल करने वाले विधायकों या सांसदों पर 20 साल का बैन। लेकिन इस पूरी कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे मारक और सबसे दिलचस्प हिस्सा है इनकी घोषित विचारधारा। इन्होंने खुद को बताया है सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। ये लेजी यानी आलसी शब्द आज के हसल कल्चर और सिस्टम के खोखलेपन पर सबसे बड़ा तंज है। जब सिस्टम आपको रोजगार नहीं दे सकता और आपको निकम्मा साबित करने पर तुला हो, तो आप उसी निकम्मेपन को अपनी वैचारिक ढाल बना लेते हैं। इस डिजिटल प्रोटेस्ट को एक नया और बेहद दिलचस्प आयाम तब मिलता है जब कॉकरोच पार्टी के बरक्स एक और धड़ा इंटरनेट पर एक्टिव हो जाता है, नेशनल पैरासाइट फ्रंट यानी एनपीएफ।
जहां कॉकरोच पार्टी मीम पॉपुलरिज्म के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रही है, वहीं एनपीएफ का नैरेटिव एकदम अलग और आक्रामक है। नेशनल पैरासाइट फ्रंट ने रेवोल्यूशनरी एब्सर्डिज्म यानी क्रांतिकारी बेतुकेपन का रास्ता चुना है। उनकी वेबसाइट पर एक बहुत ही वायरल और करारी टैगलाइन लिखी है, चिपकेंगे नहीं, बदलेंगे यही। उनका साफ कहना है कि हम एक टूटे हुए सिस्टम से खुद को चिपकाते हैं, उसका खून चूसने के लिए नहीं, बल्कि उसे अंदर से बदलने पर मजबूर करने के लिए। वर्बेटिम कोट करें तो लिखा है, वी अटैच आवरसेल्फ टू अ ब्रोकन सिस्टम, नॉट टू फीड ऑफ इट बट टू फोर्स इट टू चेंज फ्रॉम विद इन। एनपीएफ की वेबसाइट पर साफ शब्दों में लिखा है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम ऑफ इनर्शिया यानी आलस के इकोसिस्टम के मुख्य विपक्ष के तौर पर पैदा हुए हैं। वो कहते हैं, हम गवर्नेंस एज थिएटर यानी शासन के नाम पर चल रही नौटंकी को रिजेक्ट करते हैं। हम क्रिमिनल फ्री संसद को लेकर सीरियस हैं, हम पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों को लेकर सीरियस हैं, हम उन सड़कों को लेकर सीरियस हैं जो नदियां नहीं बन जाती, और ऐसे वाईफाई को लेकर सीरियस हैं जिसमें बिजली का बिल भरने के लिए आपको 11 फायर हाइड्रेंट वाले कैप्चा सॉल्व ना करने पड़े। एनपीएफ ने पैरासाइट शब्द को एक गाली के बजाय अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। उनका तर्क है कि जब क्रॉनी कैपिटलिस्ट बैंकों का हजारों करोड़ डकार कर इस देश की अर्थव्यवस्था का खून चूस सकते हैं, जब अमीरों के लाखों करोड़ों के लोन राइट ऑफ को इकोनॉमिक स्टिमुलस का नाम दे दिया जाता है, लेकिन गरीबों की सब्सिडी को रेवड़ी या इकोनॉमी पर परजीवी बोझ कहा जाता है, तो हां, हम परजीवी हैं। कॉकरोच और पैरासाइट, ये दोनों फ्रंट दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। ये सत्ता के ही शब्दों को पकड़कर सत्ता के मुंह पर दे मारने की एक कला है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसे ही सबवर्जन कहते हैं। टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में यही थियरी अपने डायलॉग के माध्यम से टायरिन लेनिस्टर जॉन स्नो को सिखाता है, जब वो कहता है कि नेवर फॉरगेट व्हाट यू आर, फॉर श्योरली द वर्ल्ड विल नॉट मेक इट योर स्ट्रेंथ, देन इट कैन नेवर बी योर वीकनेस। Armor yourself in it and it will never be used to hurt you। वापस आते हैं कॉकरोच पार्टी पर। तो क्या ये सिर्फ इंटरनेट पर दिन भर रील स्क्रॉल करने वाले लड़कों का टाइम पास है? अगर सत्ता के गलियारों में बैठे लोग ऐसा सोच रहे हैं तो वो एक बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं। इस बात का सबसे पुख्ता सबूत तब मिलता है जब देश की नौकरशाही का हिस्सा रहे पूर्व आईएएस अधिकारी आशीष जोशी जैसे लोग इस डिजिटल व्यंग के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। एक पूर्व ब्यूरोक्रेट जिसने जीवन भर सिस्टम की मशीनरी को अंदर से देखा है, जब वो इंसान ऐसी सटायरिकल पार्टी का समर्थन करता है तो इसका सीधा मतलब है कि देश के पढ़े लिखे तबके में इंस्टीट्यूशनल फ्रस्ट्रेशन अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ हमारे देश में ही आम आदमी की बात को इस तरह अनसुना किया जा रहा है? और जब आवाज अनसुनी होती है, जब सिस्टम बहरा हो जाता है, तो जनता क्या करती है? मशहूर पॉलिटिकल थिंकर जेम्स सी स्कॉट अपनी बेहद चर्चित किताब वेपन्स ऑफ द वीक में इसका बहुत सटीक जवाब देते हैं। स्टॉक कहते हैं कि जब कमजोर वर्ग को पता होता है कि वो ताकतवर अथॉरिटी से सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता, क्योंकि सीधी लड़ाई में उसे कुचल दिया जाएगा, तो वो सीधे टकराव से बचता है। इसके बजाय वो सटायर, व्यंग, अफवाहों और काम को जानबूझकर टालने का सहारा लेता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी मशहूर समाजशास्त्री और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ज़ेनेब तोफेकी अपनी शानदार किताब ट्विटर एंड टीयर गैस में इसी बात को आज के डिजिटल युग के संदर्भ में आगे बढ़ाती हैं। वो लिखती हैं कि डिजिटल नेटवर्क और सोशल मीडिया का असली काम सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं है, बल्कि सत्ता के नैरेटिव और उसकी लेजिटिमेसी को पंचर करना है। जरा सोचिए, आप एक प्रदर्शनकारी इंसान को गिरफ्तार कर सकते हैं, उस पर यूएपीए लगा सकते हैं, लेकिन आप एक डिजिटल मीम को कैसे हथकड़ी पहनाएंगे? अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो आपको समझ आएगा कि भारत की कॉकरोच जनता पार्टी कोई अकेली घटना नहीं है। दुनिया भर में ठीक यही पैटर्न दोहराया जा रहा है। मैनुअल कैस्टिल्स जैसे विश्व प्रसिद्ध समाजशास्त्री अपनी रिसर्च नेटवर्क्स ऑफ आउटरीच एंड होप में समझाते हैं कि जब पारंपरिक लोकतांत्रिक संस्थाएं आम नागरिक से कट जाती हैं तो नागरिक इंटरनेट पर अपना एक अलग ऑल्टरनेटिव पब्लिक स्फीयर बना लेता है। इस ग्लोबल पैटर्न की गंभीरता को समझने के लिए स्पेन और चीन से आगे बढ़कर हमारे पड़ोस में नेपाल और बांग्लादेश में हाल ही में जो हुआ उसे देखिए। नेपाल की राजनीति में वही पुराने 4-5 नेता दशकों से म्यूजिकल चेयर का खेल खेल रहे हैं। वहां की जनता इस कदर उब चुकी थी कि वहां के जेंसीज ने सिस्टम से शिकायत करना ही बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गेमिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐप डिस्कॉर्ड पर अपना एक पैरेलल वर्चुअल स्टेट ही खड़ा कर लिया।
इस हद तक कि नेपाल के युवाओं ने डिस्कॉर्ड सर्वर पर वोटिंग करके अपना एक इंटरिम हेड तक चुन लिया। यह मुख्य धारा की संसद और संविधान के मुंह पर सबसे करारा तंज था। उन्होंने बता दिया कि अगर तुम हमें संसद में जगह नहीं दोगे तो हम इंटरनेट पर अपनी संसद बना लेंगे, जहां तुम्हारे बनाए नियमों की कोई अहमियत नहीं होगी। दूसरा उदाहरण है बांग्लादेश से। हाल ही में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम को लेकर जो छात्र आंदोलन हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब वहां की शेख हसीना सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरी तरह सेंसरशिप लगा दी, तो छात्रों ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने टेलीग्राम, फेसबुक के सीक्रेट ग्रुप्स और प्राइवेट वीपीएन के जरिए अपना खुद का अंडरग्राउंड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क तैयार किया। जो आंदोलन महज कुछ मीम्स और यूनिवर्सिटीज के व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ था, उसने चंद दिनों में ऐसा खौफनाक रूप ले लिया कि सत्ता के पैरों तले जमीन खिसक गई। डिजिटल स्पेस में पकने वाला गुस्सा जब जमीन पर उतरा तो उसने साबित कर दिया कि इंटरनेट पर चल रहे विरोध को महज शोर समझना सरकार की कितनी बड़ी भूल थी। तीसरा उदाहरण है चीन से। चीन जैसे देश में जहां दुनिया का सबसे बड़ा सेंसरशिप तंत्र काम करता है, वहां के युवाओं ने अथॉरिटी को चुनौती देने का एक ऐसा डिजिटल तरीका निकाला जिसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पसीने छुड़ा दिए। वहां की कंपनियों में 996 का खूंखार कल्चर है, यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम। युवाओं ने जब देखा कि मशीन की तरह अपनी जवानी होम करने के बाद भी उनका भविष्य अंधकार में है, तो उन्होंने ऑनलाइन ऐलान कर दिया, तांगपिंग यानी हम लौटेंगे, और बैलान यानी लेट इट रॉट या इसे सड़ने दो। यह सिस्टम के खिलाफ पूरी तरह ऑप्ट आउट करने की, कट जाने की मूक बगावत थी। ऐसे ही 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब स्पेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और युवा बेरोजगारी दर 40% के पार चली गई, तो वहां की सरकार ने भयंकर ऑस्टेरिटी मेजर्स लागू कर दिए। आम लोगों के घर छिनने लगे, लेकिन कॉर्पोरेट करप्शन जारी रहा। ऐसे में स्पेन के युवाओं ने कोई पारंपरिक यूनियन नहीं बनाई, बल्कि ट्विटर और फेसबुक के जरिए इंडिग्नेटस नाम से एक लीडरलेस मूवमेंट खड़ा कर दिया, जिसका मतलब होता है गुस्साए हुए लोग। उन्होंने हफ्तों तक मैड्रिड के चौराहों पर शांतिपूर्ण कब्जा जमाए रखा। इसका नतीजा क्या हुआ? स्पेन की दशकों पुरानी स्थापित 2 पार्टी सिस्टम की जड़ें हिल गई और पेडोमोस नाम की एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ, जिसने वहां की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये तमाम ग्लोबल उदाहरण चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं। जब आम आदमी को यह एहसास हो जाता है कि सत्ता के लिए वो सिर्फ एक इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज है, तो वो अपना बचाव खुद करता है। कॉकरोच जनता पार्टी कल को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होकर कोई असली चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये सवाल ही बेमानी है। शायद इसका मकसद कभी चुनाव लड़ना है ही नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी है, ये हमारे लोकतंत्र के प्रेशर कुकर की सीटी है। इतिहास की किताबें पलट कर देखिए, सत्ता को हमेशा सबसे ज्यादा खौफ हथियारों या हिंसक भीड़ से नहीं, बल्कि व्यंग यानी सटायर से रहा है। राजा को गालियों से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि चौपाल पर खड़े होकर आम लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे हैं। क्योंकि जब राजा का सरेआम मजाक उड़ने लगता है, तो उसके मुकुट का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सदियों पहले वो मजाक चौराहों और नुक्कड़ नाटकों में होता था और आज वो हमारी और आपकी स्क्रीन्स पर हो रहा है। सटायर और मीम्स ये सत्ता के उस डर को खत्म कर देते हैं जिसके दम पर वो राज करती है, और एक बार जब जनता के दिल से वो खौफ निकल जाए, तो हुकूमत चलाना दुनिया के किसी भी शासक के लिए सबसे मुश्किल काम बन जाता है। आज सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को ये मीम्स, ये मैनिफेस्टो और कॉकरोच पार्टी या पैरासाइट पार्टी जैसी चीजें भले ही चंद लड़कों का शोर लग रही हों, लेकिन राजनीति और समाज शास्त्र का एक बहुत ही क्रूर नियम है। जब कुकर में सीटी बजती है तो वो इस बात का सिग्नल होता है कि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है और वो रिलीज हो रहा है। दिक्कत तब शुरू होती है जब सीटी बजनी बंद हो जाती है और नीचे से गैस का प्रेशर कम नहीं होता, क्योंकि उसके बाद कुकर सीधे फटता है। और जब ये डिजिटल फ्रस्ट्रेशन, ये खामोश व्यंग सड़क के असल और अनियंत्रित गुस्से में तब्दील होता है, तब दुनिया की कोई भी पुलिस, कोई भी आंसू गैस और कोई भी ऑस्टेरिटी मेजर उसे संभाल नहीं पाता, और तब किसी भी कॉकरोच या पैरासाइट को अपने पैरों तले कुचलना सिस्टम के बस की बात नहीं रह जाती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे सिस्टम पर ये जो व्यंग था, उसे लिखा था मेरे साथी मयंक ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अयान ने।
आपको यह सटायर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसमें जो जानकारी है उस पर एक बार गौर जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।